जो लोग चाहते हैं कि इस देश के गरीब, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़ा, इस देश का पसमानदा सिर्फ ड्राइवर पैदा हो, सड़क साफ पैदा करने वाला पैदा हो, ड्राइवर पैदा हो, वो लोग कहते हैं कि जेएनयू पर ताला लगा दो, वो लोग कहते हैं कि जामिया पर ताला लगा दो, वो लोग कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ताला लगा दो, यहां आतंकवादी पलते हैं। कि इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का मजदूर, इस देश का पसमानदा, इस देश की औरतें जब पढ़ लिख जाएंगी तो आपके बराबरी की कुर्सी पर बैठकर आपसे बराबरी की बात करने लगे। वो लोग कहते हैं कि इस देश में एक ही विचार, एक ही गाना, एक ही तरह का खान पान, एक ही तरह का रहन सहन, एक ही तरह की बोली भाषा विचार और एक ही नेता। अगर पढ़ाई लिखाई करने की बात करेगा तो आप उसके हाथों में लाठी और बल्लम तो नहीं थमा पाएंगे। वो कौन लोग हैं जो 5 किलो अनाज पर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हाथ में लाठी और बल्लम थमा रहे हैं? इस बात की पहचान होनी चाहिए। आप किस तरीके से इस देश के कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को आरएसएस के एक्सटेंशन काउंटर में तब्दील कर रहे हो, और ये खतरनाक स्थिति है। अगर आप हमें टीवी पर नहीं बोलने दोगे, हम फेसबुक पर बोलते थे, आप हमें फेसबुक पर नहीं बोलने दोगे, हम यूट्यूब पर बोलेंगे, आप हमें यूट्यूब पर नहीं बोलने दोगे, हम सड़कों पर बोलेंगे, आप हमारी चीख काट लो, हम तब भी चीखेंगे, आपको हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि 150 लोग, 1000 लोग एक जगह जुट ही जाएंगे तो इस मुल्क में क्या बदल जाएगा। किसको डर लगता है, किसको परेशानी होती है। लेकिन गुजरी रात जब मुझे पता चला कि आप लोगों की जुटान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे धारा 144 लगा दी है, तो मुझे लगा डर तो लगता है, और बहुत ज़्यादा लगता है। फिर सवाल उठा कि वो डर किस बात से लगता होगा। क्यों सोचती होगी हुकूमत कि इन लोगों को जमा ना होने दो, आपस में बात ना करने दो। अभी जब मैं यहाँ मीटिंग में आने के लिए आ रहा था और ये मेन रोड से आगे बढ़ा तो बाईं तरफ मुझे एक बहुत बड़ा होटल दिखाई दिया। तो मैंने अपने साथी से पूछा कि ये कौन सा होटल है। बहुत आलीशान लाल रंग की इमारत, ऐसा लगा जैसे किला हो। तो उन्होंने कहा ये होटल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है, यहाँ से देश की हुकूमत चलाने वाले लोग बात करते हैं। आपको मालूम है पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी नाम का जो होटल है उसको 6000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड से। और वो 6000 करोड़ रुपए इसलिए आता है ताकि वो आप जैसे लोगों की 6000 रुपए की नौकरी छीन सके, ताकि वो देश के नौजवानों से ये हक छीन सकें कि उन्हें सस्ती और अच्छी पढ़ाई मिले। वो ये हक छीन सकें कि वो आपस में बैठकर बात कर सकें। अभी जेएनयू के साथी कह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और अब एक कानूनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं ड्रॉप आउट के लिए। जेएनयू को एक सतत तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और केवल जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश नहीं हो रही है, हर उस जगह को बदनाम करने की कोशिश हो रही है जहां सोचने वाले लोग रहते हैं, जहां विचार करने वाले लोग रहते हैं, जहां पढ़ने वाले लोग रहते हैं, जहां लिखने वाले लोग रहते हैं। तो इस देश के विश्वविद्यालयों को, इस देश के कॉलेजों को, इस देश के विचारों के अड्डों को इसलिए बंद करना है और इसलिए बदनाम करना है क्योंकि वहां सोचने, समझने, विचारने वाले लोग रहते हैं।
और ये सोचने विचारने वाले लोग कौन हैं, वो किन तबकों से आते हैं, ये भी जरा नजर उठाकर देखने की जरूरत है। कौन पढ़ते हैं जेएनयू में, कौन लोग पढ़ते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कौन लोग पढ़ते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और कौन लोग पढ़ते हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, कौन लोग पढ़ते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, कौन लोग पढ़ते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में। जिन लोगों ने इस मुल्क में शिक्षा को कारोबार बनाया है, जो लोग चाहते हैं कि इस देश के गरीब, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़ा, इस देश का पसमानदा सिर्फ ड्राइवर पैदा हो, सड़क साफ पैदा करने वाला पैदा हो, ड्राइवर पैदा हो, वो लोग कहते हैं कि जेएनयू पर ताला लगा दो, वो लोग कहते हैं कि जामिया पर ताला लगा दो, वो लोग कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ताला लगा दो, यहां आतंकवादी पलते हैं। नहीं साहब, आप आतंकवाद के नाम पर जो झूठ फैला रहे हो, आप देशद्रोह के नाम पर जो झूठ फैला रहे हो, जो फरेब फैला रहे हो, उसका सच हम जानते हैं। आप डरते हैं, और डरते हैं इस बात से कि इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का मजदूर, इस देश का पसमानदा, इस देश की औरतें जब पढ़ लिख जाएंगी तो आपके बराबरी की कुर्सी पर बैठकर आपसे बराबरी की बात करने लगेंगी। और आप हरगिज नहीं चाहते हैं कि इस देश में बराबरी हो। आप असमानता की एक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हो, आप गुलामी की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हो, आप बनाए रखना चाहते हो एक भ्रष्ट शासन तंत्र को, जिसके शीश पर बैठकर आप हमारी तरह के लोगों पर राज कर सकें और हमारी तरह के लोगों को सोच से गुलाम बना सकें। विश्वविद्यालयों पर ताला इसलिए नहीं लगाना है कि वहां देशद्रोही रहने लगे हैं। विश्वविद्यालयों पर ताला इसलिए भी नहीं लगाना है कि हमारे पढ़ लिख जाने से उनको व्यवस्था में, उनकी सोच समझ में कोई ऐसी उथल पुथल हो जाएगी जिससे उनको दिक्कत हो जाएगी। वो इसलिए विश्वविद्यालयों पर ताला लगाना चाहते हैं कि हम में गुलामी की व्यवस्था से बाहर निकल आएंगे। और आप चाहते हो कि आपकी ये व्यवस्था बनी रहे। और उनकी व्यवस्था क्या है? सोचा है आपने, देखा है आपने, समझा है आपने? उनकी व्यवस्था ये कहती है कि इस देश में डाइवर्सिटी नहीं रहनी चाहिए, इस देश में विविधता नहीं रहनी चाहिए, इस देश में अलग अलग तरह के सोच और विचार के लोग नहीं रहना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस देश में एक ही विचार, एक ही गाना, एक ही तरह का खान पान, एक ही तरह का रहन सहन, एक ही तरह की बोली भाषा विचार और एक ही नेता। इसलिए आपको विश्वविद्यालयों से डर लगता है, इसलिए आपको छात्रों से डर लगता है, इसलिए आपको नौजवानों से डर लगता है। और जहां तक बात है डर की, तो इसको भी समझे जाने की जरूरत है कि आप क्यों डरते हैं। आप इसलिए डरते हैं कि हमारी तरह के लोग, आपकी तरह के लोग, इस सड़क के बाहर बैठे हुए, फुटपाथ पर जो लोग बैठे हैं, उनकी तरह के लोग पढ़ाई लिखाई करने की मांग न शुरू कर दें। आप जिस दिन कह देंगे कि नहीं सस्ती शिक्षा नहीं होनी चाहिए, आप जिस दिन कह देंगे कि नहीं मुफ्त दवाई नहीं होनी चाहिए, मुफ्त पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, हमको गैर बराबरी से कोई दिक्कत नहीं है, उनको न जेएनयू से दिक्कत है, न जामिया से दिक्कत है, न एमयू से दिक्कत है, न बीएचयू से दिक्कत है। उनको एक ही चीज से दिक्कत है कि हम और आप बार बार बराबरी की मांग क्यों करते हैं। आप चाय वाला बोलकर इस देश के हर नौजवान को फुटपाथ पर बैठा देना चाहते हैं, लेकिन यह बात साफ होनी चाहिए और बहुत तरीके से साफ होनी चाहिए कि हमारी और आपकी तरह के लोग जब सस्ती पढ़ाई की बात करते हैं, जब मुफ्त दवाई की बात करते हैं, जब इस देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो हमसे और आपसे गद्दारी करते हैं। इस बात को भी रेखांकित किए जाने की जरूरत है, इस बात को भी समझे जाने की जरूरत है। कहीं वो लोग उन्हीं लोगों के बीच बैठकर और हमारी तरह के लोगों की तरह दिखकर हमारी और आपके साथ, हमारे और आपके सपनों के साथ छल तो नहीं कर रहे हैं, कोई सौदागरी तो नहीं कर रहे हैं, कोई बाजीगरी तो नहीं कर रहे हैं। और इसलिए दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि आप जानते हैं
इस देश का नौजवान अगर पढ़ाई लिखाई करने की बात करेगा तो आप उसके हाथों में लाठी और बल्लम तो नहीं थमा पाएंगे। किन लोगों के हाथों में लाठी है? किन लोगों ने इस देश के खास धर्म के लोगों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है? जरा गौर कीजिए, उनमें से ज्यादातर लोगों की जातियां क्या हैं? कहीं वो दलित तो नहीं है, कहीं वो पिछड़े तो नहीं है, कहीं वो आदिवासी तो नहीं है। और वो क्यों है? क्योंकि आपने बता दिया है कि 5 किलो अनाज चाहिए तो तुमको इस देश के मुसलमानों के खिलाफ झंडा उठाना पड़ेगा, तुमको बाबरी मस्जिद की बात करनी पड़ेगी, तुमको ज्ञान माफी की बात करनी पड़ेगी, तुमको अयोध्या की बात करनी पड़ेगी। वो कौन लोग हैं जो 5 किलो अनाज पर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हाथ में लाठी और बल्लम थमा रहे हैं? इस बात की पहचान होनी चाहिए और पुरजोर तरीके से ये बात कही जानी चाहिए कि हम इस देश में किसी तरह का धर्म युद्ध नहीं छेड़ने वाले हैं। इस देश की जमहूरियत, इस देश का लोकतंत्र, इस पर मुझे पक्का यकीन है, मुझे पक्का यकीन है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, इस मुल्क के संविधान पर मैं ये मानने को राजी नहीं हूं और मेरी तरह का कोई भी आदमी ये मानने को राजी नहीं होगा कि इस देश के लोग इस देश की 25 करोड़ आबादी के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनके धर्म स्थलों को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। लेकिन हमको ऐसा पढ़ाया जा रहा है, हमको ऐसा बनाया जा रहा है। इस देश का सबसे बड़ा नेता पूरी ढिठाई से कहता है कि हम मंदिरों की बात करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ दिन पुरानी बात है, ज्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन पुरानी, उस आदमी को आपने समंदर में पालथी लगाकर नाटक करते देखा होगा पूजा का। कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी पूजा को, हमारी प्रार्थना को, हमारी उपासना पद्धतियों को एक मजाक में तब्दील कर दिया, एक ढोंग में तब्दील कर दिया, एक फरेब में तब्दील कर दिया और हमको और आपको सड़क पर लाकर छोड़ दिया ताकि हम पढ़ाई लिखाई, रोटी रोजगार और स्वास्थ्य चिकित्सा की बात न कर सकें। हमारे लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम बार बार क्यों विश्वविद्यालयों को बचाने की बात कर रहे हैं, हम बार बार क्यों प्राइवेट एजुकेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम बार बार क्यों प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के ज्यादातर लोग, इस देश की अभी की चिकित्सा पद्धति को, एजुकेशन सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग पीपीपी नाम का मॉडल चला रहे हैं उनकी तरफ नजरें उठाकर देखिए। जो सड़कों को बेच रहे हैं टोल टैक्स के नाम पर, जो विश्वविद्यालयों को बेच रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रिलैक्सो सेंटर है। मैं जब वहां से गुजरा तो मैंने सोचा कि रिलैक्सो तो चप्पल बनाने वाली कंपनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिलैक्सो सेंटर का क्या काम है? वो रिलैक्सो सेंटर इसलिए बताते हैं और बनाते हैं ताकि वो चप्पल पहनकर यूनिवर्सिटी में आने वाले लोगों को नीचा दिखा सके, वो बता सके कि तुम्हारा काम विश्वविद्यालयों में पढ़ना नहीं। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में इस देश के अध्यापकों के लिए क्या होने वाला है। आप किस तरीके से इस देश के कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को आरएसएस के एक्सटेंशन काउंटर में तब्दील कर रहे हो और ये खतरनाक स्थिति है। आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षकों के साथ खड़े होइए, आप अपने अध्यापकों के साथ खड़े होइए उन वकीलों के साथ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। ये सारी लड़ाइयां एक दूसरे से मिली जुली हैं, ये सारी लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये सारी लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जरूरी है कि हर तबके के लोग एक साथ आए, वकील साथ आए, अध्यापक साथ आए, छात्र साथ आए, मजदूर साथ आए, नौजवान साथ आए, किसान साथ आए, महिलाएं साथ आए और तब जाकर इस मुल्क में बदलाव की एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जा सकती है। और आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। गुजरी हुई रात मैं जिस प्लेटफॉर्म को चलाता हूं, आर्टिकल 19 इंडिया, उसके फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है
जो लोग फेसबुक चलाते हैं और जिनके कहने पर हमारी तरह के लोगों को बैन किया जा रहा है, आपके बैन कर देने से हम बोलना बंद कर देंगे, आपके बैन कर देने से हम चीखना बंद कर देंगे, आपके बैन कर देने से हम आवाज उठाना बंद कर देंगे। आप गलत सोचते हैं। अगर आप हमें टीवी पर नहीं बोलने दोगे, हम फेसबुक पर बोलते थे। आप हमें फेसबुक पर नहीं बोलने दोगे, हम यूट्यूब पर बोलेंगे। आप हमें यूट्यूब पर नहीं बोलने दोगे, हम सड़कों पर बोलेंगे। आप हमारी चीख काट लो, हम तब भी चीखेंगे। आपको हमारी आवाज सुननी पड़ेगी और तब तक सुननी पड़ेगी जब तक आप अपनी व्यवस्था को बदलने पर मजबूर नहीं हो जाते। इनकलाब जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।